हेलो स्टूडेंट्स आज हम जो चैप्टर 1 सेट्स है इसमें एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है वेन डायग्राम्स। ये हमें जॉन वेन करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी ये चैप्टर ये टॉपिक हमारे सामने हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स नाम से पता चल रहा है कि किसी तरह की डायग्राम्स की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, किस तरह की डायग्राम्स है चलिए देखते हैं। तो एक तरह से हम इनको लॉजिकल डायग्राम्स भी बोलते हैं। लॉजिकल डायग्राम्स भी हम इसको हम इनको लॉजिकल डायग्राम्स भी कहते हैं। लॉजिकल डायग्राम्स क्योंकि ये रीजनिंग में भी हमारे पास यूज होते हैं। वहां पे एक साइलोगिज्म करके टॉपिक आता है हमारे पास रीजनिंग में, तो वहां पे हम इनकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की डायग्राम है देखेंगे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। These are diagrams in which a universal set is represented by a rectangle and its subsets are represented by closed curves। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिखा कि ये इस तरह की डायग्राम्स हैं कि जिसमें हम यूनिवर्सल सेट, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में इसके बारे में पढ़ा था कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स हमारे पास होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज्ड कर्व से। तो क्या मतलब है इसका? यूनिवर्सल सेट हमारे पास कोई भी एक बड़ा सेट होता है, ठीक है, जिसमें से हम उस बहुत सारे अलग अलग सबसेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हम उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाते हैं? क्लोज्ड कर्व की फॉर्म में। क्लोज्ड कर्व में हम यूज करते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं स्पेशली या यूजुअली वर्ड यूज करते हैं हम यहां पे, यूजुअली सर्कल्स का यूज करते हैं हम। ठीक है, किसका यूज करते हैं? सर्कल्स का यूज करते हैं। तो ये जो मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिना एग्जांपल के आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो हम U एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास मान लीजिए U जो है 2 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये 10 एलिमेंट्स हैं इसमें, जो कि इवन नंबर्स हैं सारे के सारे। अब हमारे पास एक सेट है A और ये जो सेट है इसमें हमारे पास 4 6 10 18 है और एक और सेट है B, इसमें हमारे पास 2 8 16 20 ये 4 एलिमेंट है। तो इसकी वेन डायग्राम अगर हमें बनानी हो हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले हम जो यूनिवर्सल सेट है वो लेंगे और ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई। ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है? U को। तो हम यहां पे लिख देते हैं उसको। अब हमारे पास ये जो U के सारे एलिमेंट्स है ये इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। ठीक है, तो वो इस तरह से आएंगे कुछ 2 4 6 8 10 10 10 12 14 16
या एक सेकेंड, चलिए इस तरह से इसको लिखते हैं हम, इस तरह से जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं थोड़ा सा, ये जो 10 एलिमेंट्स है ये इस इस जो ये जो यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल हमने लिखी है, कहीं पे भी हो सकते हैं ये एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको 4 6 10 18 2 8 16 20, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन सा है हमारे पास है 12, जो हमने नहीं लिखा 14, देन हो गए पूरे, ठीक है। तो इसमें जो सेट ए है, सेट ए के जो एलिमेंट है 4 6 8 10 और 18, इनको हम इस सर्कल में रखेंगे, ठीक है। अब ये जो सर्कल के अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेट बी के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो उनको भी एक सर्कल में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास था और उसके दो सबसेट्स थे ए और बी, उनकी हमने वेन डायग्राम बना ली, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है, यहीं से हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक सेट लेता हूं सी, ठीक है। इस बार मैं सेट बी को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं इसको बॉक्स में रख देता हूं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। मैं एक सेट लेता हूं सी जिसके पास एलिमेंट्स हैं 6 और 10, ठीक है। तो ये जो 6 और 10 है ये हमारे पास यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार ये जो कर्व मैंने बनाया ये क्लोज कर्व नहीं है, ये एक एलिप्स है। एलिप्स मतलब कि जो उसके एंड्स जो होते हैं वो थोड़े एलिप्टिकल टाइप होते हैं, एग लाइक होते हैं, ठीक है। तो ये एक एलिप्स है। तो मैंने यहां पे जो वर्ड लिखा था यूजुअली सर्कल, तो मतलब ज्यादातर हम किसी भी सेट को सर्कल्स के साथ क्या करते हैं, सर्कल्स के साथ किसी भी सबसेट को यूनिवर्सल सेट के अंदर डिनोट करते हैं। मगर उसके अलावा अगर हम देखें तो कोई और भी क्लोज कर्व हो सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने आपके सामने ये रिप्रेजेंट सेट सी की रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है, ये सेट सी की जो कि एक एलिप्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। हम कुछ और एग्जांपल से भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है ये। और एग्जांपल देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। उससे पहले आप प्लीज नोट कर लीजिएगा रब करने से पहले इसको, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। एक और एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास एक सेट है यू। यू क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है। अब इसी का सबसेट है एक सेट ए, तो ये क्या है, सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स। और उसके बाद एक और सेट है जो कि यू का ही सबसेट होगा, ये क्या है, सेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में सबका सेट यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने रेक्टेंगल में इसको रखा हुआ है, जिसमें कि अब एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 400 500 1000 2000 जितने भी हैं, हम सबके नाम तो इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं लिख सकते ना। तो डायरेक्टली हमें ये रिप्रेजेंटेशन यहां से मिल रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के वो सारे के सारे इस रेक्टेंगल के अंदर उनको हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। अब सेट ए जो है ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट है। तो ए जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस सर्कल के अंदर होंगे, और बी जो है ये सेट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो फीमेल स्टूडेंट्स क्लास 11th में ही है ना, तो ए के अंदर जितने भी स्टूडेंट सभी के सभी कौन से हैं, क्लास 11, और इसके अंदर हमारे पास एक और सबसेट है दैट इज सेट बी, ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम मान लेते हैं एक सेट है सी, ठीक, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो 11th के अलावा 10th के स्टूडेंट्स कोई और हो सकते हैं जिनको सेट सी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगर हमने कोई और क्लासेस के स्टूडेंट्स बताने हैं तो उसको भी हम इसी वे में बता सकते हैं। तो यही है, सबसे इजी टॉपिक है, बहुत आसान है वेन डायग्राम्स। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें यूनिवर्सल सेट
की रिप्रेजेंटेशन लेनी है, जो कि कैसी है, एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और जो उसके सबसेट्स, इस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स हमारे पास बनेंगे, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड कर्व्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और यूजुअली हम किसका यूज करते हैं, क्लोज्ड कर्व में ज्यादातर सर्कल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेन डायग्राम्स। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो हमने नंबर्स पे ऑपरेशन पढ़े हुए हैं, जिसमें हमारे पास आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। नंबर्स को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, यानी कि नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से हम सेट्स पे भी कुछ ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, और वो कौन कौन से ऑपरेशन है उनके बारे में हम बात करेंगे। द फर्स्ट वन ऑपरेशन इज यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। सेकेंड ऑपरेशन जो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और थर्ड ऑपरेशन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये तीन ऑपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। यही आपकी 1.4 एक्सरसाइज में टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप आगे मैथ्स पढ़ोगे वहां पे आप इन ऑपरेशंस को रिपीटेडली देखोगे, जहां जहां पे इनका यूज बहुत जगहों पे होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, ठीक है, देखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। देन देयर, तो इनका यूनियन क्या होगा, देन देयर यूनियन इज अ सेट। जो इनका यूनियन होगा वो क्या होगा, वो भी एक सेट होगा। ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, और इन दोनों सेट्स का जब हम यूनियन करेंगे वो भी क्या होगा, एक सेट होगा। लेकिन कैसा सेट होगा, विच कंटेन्स all the elements of set A and all the elements of set B, ठीक है। लेकिन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन only once, common elements are taken only once, ठीक है। common elements being taken only once। तो A और B अगर हमारे पास दो सेट है तो हम A और B का यूनियन कैसे करेंगे, जो भी यूनियन करके हमें चीज मिलेगी वो भी एक क्या होगा, सेट होगा। देखेंगे, अगर हम दो नंबर्स को, किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें कोई ना कोई नंबर मिलता है ना, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर हम दो सेट्स का यूनियन करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो भी क्या होगा, एक सेट की फॉर्म में होगा, ठीक है। और किस तरह से होगा कि उस सेट में जो एलिमेंट्स ए के पास होंगे वो भी सभी एलिमेंट्स होंगे, और जो एलिमेंट्स बी के पास होंगे वो भी सभी एलिमेंट्स होंगे। मगर कंडीशन ये है कि जो दोनों के पास एलिमेंट्स होंगे वो सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएंगे। इसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। देखेंगे, अगर हमारे पास एक सेट है, लेट अस से एक सेट है ए, ठीक है। ए सेट के पास है 2 4 6 8 10, 5 एलिमेंट्स। दूसरा सेट है सेट बी, और सेट बी के पास है 3 6 9 10 12, ठीक है। अब इन दोनों का जो यूनियन होगा हमारे पास, ए यूनियन बी जो हमारे पास होगा वो भी हमारे पास एक सेट होगा। इस सेट में डेफिनेशन है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सभी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 2 4 6 8 10,
और सभी एलिमेंट्स होंगे सेट बी के। वो कौन है? 3, 6, 9, 10, 12 एंड कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। अब कॉमन कौन कौन है इनमें? जैसे 2 इसके पास नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन 6 दोनों के पास है, तो 6 को हम इसमें से एक्सक्लूड करेंगे। और 10 दोनों के पास है, तो 10 को भी मैं यहां से मिटा दूंगा। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये जो सेट है, ये सेट हमें ए और बी की यूनियन बताता है। ठीक है, सभी एलिमेंट्स जो ए के पास हैं और सभी एलिमेंट्स जो बी के पास है, उन सभी का यूनियन बताता है। ठीक है, तो आई होप कि ये इस एग्जांपल से आपको समझ में आ चुका होगा, जो हमने डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से, अब यूनियन को लिखने का तरीका क्या है? तो यूनियन को लिखने का तरीका है, ए के बीच में यू की तरह एक सिंबल आता है और बी। दिस इज द वे हाउ वी कैन राइट यूनियन बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या बना यहां पे? 2, 4, 6, 8, 10, 3, 9 एंड 12। ठीक है, तो दिस इज द यूनियन ऑफ सेट्स। अभी ये टॉपिक यहां पे खत्म नहीं हुआ है, हमने इसको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करना है और वेन डायग्राम से भी अंडरस्टैंड करेंगे इसको हम। ठीक है, कि वेन डायग्राम्स यूनियन ऑफ सेट्स की कैसे बनती है। तो आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा, आई होप, यहां तक। ठीक है, तो अब देखेंगे, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको और डीप में, अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो देखो हमारे पास, लेट अस से कि हमारे पास एक सेट है सी। अब जो सी सेट है, इसके पास सी सेट में, सी एक सेट है, सेट ऑफ, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 बंदों को। एक है राम, एक है श्याम और एक है रोहित। ठीक है, और एक सेट है डी, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी रिप्रेजेंट कर रहा है राहुल, नीतू और सनी को। ठीक है, अब सी सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ये क्या है? किन्हीं पर्सन्स के नाम हैं। तो हम लिख सकते हैं कि राम, श्याम और रोहित जो हैं, ये लाइक करते हैं, लाइक्स फुटबॉल। और ये, चलिए एक काम करते हैं, मैं यहां पे भी राम ले लेता हूं। ठीक है, और नीतू और सनी जो हैं, इनको पसंद है क्रिकेट। ठीक है, तो अगर हमें सी यूनियन डी करना हो, तो वो हमारे पास सेट बनेगा राम, श्याम, रोहित, नीतू और सनी का। ठीक है, क्योंकि राम दोनों में कॉमन है, तो राम हमने एक ही बार लिया, बाकी सी के 2 एलिमेंट्स जो थे श्याम, रोहित, और डी के राम के अलावा 2 एलिमेंट्स थे नीतू, सनी, वो हमने 5 एलिमेंट्स ले लिए। तो इनका जो यूनियन है, सी यूनियन डी, वो हमारे पास क्या है? उसमें हमारे पास सेट बन रहा है 5 पर्सन्स का। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है हमारे पास? हमें, यानी कि यूनियन से हमें क्या समझ में आता है? इंटरप्रिटेशन को ध्यान से समझना बच्चों। क्या समझ में आता है यूनियन से हमें? कि हमारे पास जो सी और डी सेट की यूनियन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यूनियन ऑफ सेट सी एंड डी रिप्रेजेंट्स द persons like football और क्रिकेट और बोथ। कि जो पर्सन्स हैं, या तो जिनको फुटबॉल पसंद है
या क्रिकेट पसंद है या दोनों गेम्स पसंद है। सी यूनियन डी हमारे सामने उसी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मैथमेटिकली कि मैथमेटिकली हम सेट्स की यूनियन को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैथमेटिकली हम किन्हीं भी दो सेट्स, लेट अस से ए यूनियन बी, जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अगर हमें इन दोनों सेट्स की यूनियन रिप्रेजेंट करवानी है तो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, एक्स कोई एलिमेंट है, किस तरह से कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, या तो एक्स, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिख दिया, यहां पे ए आएगा, या एक्स बिलोंग कर रहा है बी से। इसका मतलब क्या है कि एक्स कोई एक एलिमेंट है जो ए के पास भी है या बी के पास भी है। मतलब अगर ए के पास और बी के पास, दोनों के पास होगा तो बोथ को भी तो रिप्रेजेंट करेगा ना ये। ठीक है ना, यूनियन में हमारे पास क्या होता है कि जो ए और बी के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे यूनियन वाले सेट में आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा एक्स कोई एक एलिमेंट है जो कि सेट ए का भी पार्ट हो सकता है या सेट बी का भी पार्ट हो सकता है या दोनों का पार्ट होगा। ठीक है, अब अगर हमें इसकी वेन डायग्राम बनानी है तो यूनियन ऑफ सेट की वेन डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। सबसे पहले कोई भी एक यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास। ठीक, ये आ गया यूनिवर्सल सेट, जिसमें हमारे पास एक होगा सेट ए और एक होगा सेट बी। ठीक है, तो ये इनमें जो कॉमन पार्ट है ये सिर्फ एक ही बार हमें इंक्लूड करना है। मतलब कहने का मेरा ये है, अगर हम बात करें, अगर मैं पोर्शंस को शेड करता हूं तो सेट ए के पास जो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ सेट ए के पास, इसके साथ साथ ये वाले एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, अब सेट बी के पास अपने एलिमेंट्स के साथ साथ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये एक ही बार हमारे पास शेड होंगे। इसको अगर हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिख रखी है, इस एग्जांपल में ये जितने भी मैंने नंबर्स दोनों सेट्स में रखे हुए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो यू हमारे पास हो सकता है एक यूनिवर्सल सेट, जो कि किसका यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ए जो है, सेट ए और सेट बी का जो यूनियन है, इसमें हमारे पास दो कॉमन एलिमेंट्स थे, एक था 6 और एक था 10। तो 6 और 10 उस पोर्शन पे आएंगे जो दोनों, ये ए सेट का पोर्शन है और ये बी सेट का पोर्शन है। ठीक है, 6 और 10 उस पोर्शन में आएंगे जो दोनों सेट्स का कॉमन पोर्शन होगा। ठीक है, बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए 2, 4, 8 और 10 वो सेट ए के पास, इसके अलावा बाकी कहीं पे भी हो सकते हैं। सॉरी 10 नहीं, सिर्फ 2, 4 और 8। और बी के पास जो एलिमेंट्स बच गए हैं 3, 9 एंड 12, ये इस पोर्शन के अलावा कहीं पे भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स की वेन डायग्राम बना सकते हैं। और उसको बनाने का तरीका ये है, इस तरह से ये शेडेड पोर्शन जो है ये कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ए के पास भी है और बी के पास भी है। बाकी जो बच गया इसका पोर्शन, वो ए के उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो बी के पास नहीं होंगे, और इसका भी जो ये वाला पोर्शन बच गया इस इतने से पोर्शन के अलावा, तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा उन एलिमेंट्स को जो ए के पास नहीं होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट्स की, उनके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये वही प्रॉपर्टीज है जो आपने नंबर्स के केस में भी पढ़ी हैं। तो देखेंगे कौन सी है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी जो होगा वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने नंबर्स के केस में पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी
यूनियन सी, और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर आप चाहो तो आप एग्जांपल्स लेके भी इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ए यूनियन फाइव तो सभी को पता है कि एम्प्टी सेट होता है, तो ये क्या करेगा, इसको ए ही रखेगा, ठीक है। एम्प्टी सेट का सॉरी ए कोई भी एक सेट हो सकता है जिसका यूनियन जब हम एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो वो हमें हमेशा क्या देगा, ए ही देगा। मतलब कि इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। जो फाइ होता है ना हमारे पास, फाइ इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट in union of two sets। दो सेट्स की यूनियन के केस में फाइ एक आइडेंटिटी एलिमेंट एक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ लॉ जो है दैट इज ए यूनियन ए। दो सेम सेट्स का जब हम यूनियन करेंगे तो हमें वापस वही सेट मिलेगा, और इसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी दैट इज यूनिवर्सल सेट का यूनियन जो होगा, किसी भी यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ, क्योंकि कोई भी जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ठीक है। मतलब अपने सबसेट के साथ जब हम यूनियन करेंगे उसका, तो वो हमें हमेशा एक यूनिवर्सल सेट देगा, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यू। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यू मींस लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ वो हमें हमेशा क्या देगा, एक यूनिवर्सल सेट ही देगा। करके देख लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के पास इस सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे, तो क्या होगा कि जब हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन इस सेट के साथ करेंगे तो वो क्या करेगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो एक ही बार आएंगे, तो वो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में होंगे, तो इसीलिए हमें जो नया सेट मिलेगा यूनियन करने के बाद वो कौन होगा, यू ही होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ यू। तो ये है यूनियन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।